आपको भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है ना, तो आज इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है। आंसर छुपाना है, सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, करना है, किसी ना किसी तरह से होगा। कैलकुलेशन एरर। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आप फंस जाते हो और आपको जान क्या सर्च होगा, ये एग्जैक्टली 5 सेकंड ही आएगा। गलत तरीका, उसको बंद करो, उसको बंद करो। ओके, तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और अगर आपने इसका आंसर सबसे पहले सही कर दिया तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। क्या हुआ भाई, कर दी ना गलती? यही तो आपकी प्रॉब्लम है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सीधा उसको सॉल्व करने लग जाते हो, जबकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक GFC फॉर्मूला होता है, उसको आप फॉलो ही नहीं करते, तभी तो एग्जाम में नंबर कटवा लेते हो और फिर फेल हो जाते हो। वैसे तो इस टॉपिक पे पूरी की पूरी एक सीरीज बन सकती है, बट चलो पहले ये समझ लेते हैं कि यार ये GFC फॉर्मूला होता क्या है। देखो यार, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ टिप्स देके नहीं जाऊंगा, बल्कि इसको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अगर इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो हमें ये GFC ये वाला फॉर्मूला हमें समझ आ जाएगा। तो पहले ये समझो कि रीमा जॉग्स फ्रॉम वन एंड ऑफ अ स्ट्रेट रोड टू द अदर एंड कम्स बैक। तो क्या हुआ, हम ना एक बार इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि मान लो यहाँ पे अगर आंसर हम लिखे तो मान लो यहाँ पे कोई एक लड़की है, ये रही इसकी चुटिया, है ना। तो ये स्ट्रेट रोड पे चलती है और क्या बोला है कि रीमा जॉगिंग कर रही है फ्रॉम वन एंड, अगर वो यहाँ से शुरू कर रही है एक एंड से, एंड स्ट्रेट रोड पे जा रही है अदर एंड, दूसरा एंड ये रहा रोड का, और वापस आ जा रही है, अदर वापस भी आ रही है, ठीक है, ये गई और फिर ये वापस भी आ गई। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट रोड इज 575 मीटर। ये जो रोड है इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 575 मीटर। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना, आप वैसे समझ रहे हैं कि भाई न्यूमेरिकल्स को किया कैसे जाता है। 575 मीटर की रोड है। व्हेन सी चेक्ड, उसने जब चेक किया टाइम को, सी ऑब्जर्व्ड दैट सी टुक 4 मिनट्स टू गो, तो उसे लग रहा है 4 मिनट्स जाने में। तो जाने में कितनी देर लगी, 4 मिनट, गो जाने में 4 मिनट लगा। बट टुक 2 मिनट्स एक्स्ट्रा व्हाइल कमिंग बैक, पर 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे। एक्स्ट्रा मतलब समझ रहे हो? अब आप देखो, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो तो आपको लग रहा है 4 मिनट, तो आप अपने दोस्त से बोलोगे कि यार मैं वहां से जब लौट रहा था ना तो मेरे को 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। इसका मतलब आपको कितने मिनट लगे टोटल, आपको 4 + 2 मिनट एक्स्ट्रा यानी 6 मिनट लगे वहां से लौटने में। तो जाने में लगे 4 मिनट, तो आने में कितना लगा, 6 मिनट। 4 मिनट में ये गई और 6 मिनट में ये आई। वाइल कमिंग बैक फाइंड द एवरेज स्पीड, तो हमें एवरेज स्पीड पता करनी है और एवरेज वेलोसिटी पता करनी है मीटर पर सेकंड में। इसमें हमें पहले ये समझना होगा कि भाई ये गिवन क्या होता है। गिवन क्या है, इन्होंने गिवन क्या क्या दे रखा है। इन्होंने डिस्टेंस दे दी है ना, तो इन्होंने जो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस वैसे अगर हम देखें तो 575 है, बट ये तो इस पे पूरा 2 बार चली है, यानी कि एक बार इधर एक बार इधर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 575 चली और फिर दोबारा 575 चली, 575। तो डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल, अगर इसको हम जोड़े तो 5 5 10, 1 7 7 14, 5 1 5 1 1150 मीटर, ये इसकी डिस्टेंस हो गई। अब क्या करना है, हमें लिखना है टाइम, क्योंकि इन्होंने टाइम भी दे रखा है, टाइम, बट टाइम दे रखा है अलग अलग। गो का टाइम दे रखा है 4 मिनट और कम का टाइम दे रखा है आने का, वो दे रखा है 6 मिनट, और वो हमने पहचाना है, वो हमारी मेहनत है। ये 2 मिनट एक्स्ट्रा हमने जोड़ करके देखा तब 6 मिनट आया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है भाई, हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो चलो पहले एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। तो एवरेज स्पीड, अब यार ये सोचो कि जो एवरेज स्पीड होता है इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है एवरेज स्पीड का। क्या है वो फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इसका मतलब ये कि हमें तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब लग रहा है। अरे हाँ, जब भाई फाइंड बोल देते हैं ना वो, तो इसका मतलब आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे इन्होंने एवरेज स्पीड बोला तो हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई बताओ आप, हमने कैलकुलेट कर ली पहले ही, वो हमारी आई है 1150 मीटर। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको ये देखना है कि यूनिट क्या है। फॉर एग्जांपल हमें पूछा, देखो किसमें, हमें पूछा है मीटर पर सेकंड में। अगर मैंने यहाँ पे टाइम रख दिया और अगर मिनट में ही रख दिया, फिर तो मेरा आंसर मीटर पर मिनट में आएगा, जो मुझे चाहिए ही नहीं।
मुझे आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में, यानी नीचे सेकंड होना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, दोनों टाइम को ऐड करते हैं तो हमारा 10 मिनट आएगा, और 10 मिनट को आप सेकंड में बदलोगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने होंगे 600 सेकंड। तो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे 600 सेकंड। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया। फिर उसके बाद हम अगर यहां से इस 0 को भी हटाएंगे तो इस पे एक नंबर के बाद पॉइंट लाएंगे, क्योंकि एक 0 को हटाया इसीलिए। तो ये हो गया 11.5 अपॉन में 6। अब आपको करना ये है कि 11.5 को 6 से डिवाइड कर देना है। तो कैसे करोगे, देखो 11.5 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 एकम 6, 6 आ गया। फिर 11 में से 6 गए तो 5 बचा। फिर उसके बाद 0.5 नीचे आ गया। अब हमें ये तो पता है कि 55 जो है, अगर ये 55 होता, सोचो अगर ये 55 होता तब तो ये 6 के टेबल में हम इसको लगा लेते कैसे भी करके, क्योंकि 6 के टेबल में 60 से कम क्या आता है 54, 54 जो कि 6 के टेबल में 9 टाइम्स आ रहा है, तो वो लगा लेते। तो एक काम करते हैं ना, इस पॉइंट को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। फिर 55 जो है वो 6 के टेबल में आता ही नहीं है, 54 आता है, तो हम यहाँ पे 54 लिखेंगे, और ये 9 टाइम्स आया तो हम इसको 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना, तो 1.9 आ गया। अब आप क्या करो, देखो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही आंसर निकाला करो ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर जो आंसर्स होते हैं वो पास पास होते हैं। तो 1.9 आपने निकाल के छोड़ दिया, ये एक तरह से लगभग 2 के बराबर भी हो गया ना, तो आप इसको 1.9 मीटर पर सेकंड लिख दो, और यही इसका आंसर आ गया। और इसी को आप बॉक्स में डाल दोगे, आप लिख दोगे यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1.9 मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए बोला भी था इन्होंने, एवरेज स्पीड तो निकल गई, बट इन्होंने और भी चीज बोली है निकालने के लिए, उन्होंने बोला है एवरेज वेलोसिटी निकालो भाई। तो अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले, फाइंड में हमें एक और चीज तो पता करनी है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी याद रखना, अभी हमें जी और एफ सी का मतलब नहीं पता चला है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम होता है। अब बस ये देखना है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो यार ध्यान से सुनो, ये जो रीमा है ये गई और फिर वापस आ गई, तो जब ये वापस आई जा करके तो अपनी जगह से इसने कितना डिस्प्लेस किया, ये तो वापस वहीं पे आ गई। तो इसकी जो डिस्टेंस है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अपने से अपने तक, यानी शुरू में ये कहाँ थी, अपनी इसी जगह पे थी, बाद में कहाँ आ गई, अपनी इसी जगह पे आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, यानी कि वो 0 खिसकी, 0 मीटर खिसकी। और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम आया हमारा 600 सेकेंड। भाई 0 को किससे भी डिवाइड करो तो 0 आंसर आने वाला था, 0 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। और आपने देखो एकदम सही करा है, एवरेज वेलोसिटी लिख के आपने नंबर लिख दिया, फिर उसके बाद आपने यूनिट भी लिख दी। अब तो भाई टीचर इंप्रेस हो ही जाएगा एकदम अच्छे से, और आपको यहाँ पे चेक करेगा और फुल टू फुल मार्क्स देगा, और उसके बाद आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात बता दी आपने, इस क्वेश्चन को तो मैं भी सॉल्व कर लेता। भाई बड़ी बात अब आने वाली है, वो ये है कि ये जो सी है इसका मतलब आपको पता चलेगा, इसका रियल मीनिंग क्या होता है। क्योंकि इसके बिना भाई कितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो कोई फायदा नहीं होगा, आप एंड आंसर तक पहुंचोगे नहीं, क्योंकि ये तो आसान था, यहां तक तो कोई भी कर लेगा, बट इस सी का मतलब जानना बहुत जरूरी है अगर आपको न्यूमेरिकल्स को और भी टफ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है अच्छे से तो, और एंड आंसर तक पहुंचना है। अगर हमें इस सी को समझना है ना तो इस सवाल को समझना होगा। सवाल दे रखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ छोटा जी, छोटा जी कैलकुलेट करना है हमें अर्थ की सरफेस पे। अगर मास दे रखा है अर्थ का और हमें रेडियस भी दे रखी है, तो हमें छोटा जी का फॉर्मूला तो पता है। छोटा जी का फॉर्मूला क्या होता है, छोटा जी अब जो बड़ा जी है उसकी वैल्यू हमने याद कर रखी है। पहले ये देखो कि जो इन्होंने दे रखा है क्या वो एसआई यूनिट में है, तो केजी जो है वो एसआई यूनिट है, मीटर भी एसआई यूनिट है, फिर क्या टेंशन। और हमने जो बड़े जी की वैल्यू है वो भी एसआई यूनिट में याद कर रखी है, तो हमारा आंसर भी एसआई यूनिट में आने वाला है। कैपिटल जी की वैल्यू हमने क्या याद करी थी, 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -11 करी थी, और जो मास है वो उन्होंने दे रखा है। तो हमने भाई गिवन तो पहचान ही लिया, गिवन क्या है, मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ है। पता क्या करना है, फाइंड में क्या आ गया, छोटा जी आ गया। तो हमने बड़े जी की वैल्यू लिखी यहाँ पे
फिर इसके बाद हम मास लिख रहे हैं 6 इंटू 10 की पावर 24। अब केजी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, भाई पता है सब ऐसा यूनिट में, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। अब नीचे है आर स्क्वायर, आर यानी रेडियस, रेडियस दे रखी है 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6। इसको हम दोबारा लिखेंगे। क्यों दोबारा लिख रहा हूं, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं। 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू, अब हम क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, जो नंबर्स है पॉइंट वाले या जिस भी तरह के जो नंबर्स है उसको, और जो ये अंडे वाले, अंडे इन द सेंस की जो 10 वाले हैं उसको अलग करते हैं, तब बहुत आसान हो जाएगा। देखो हम करने वाले हैं, ये जो नंबर्स है ये और ये और ये और ये सब नंबर्स है, तो इनको हम अलग लिख लेते हैं। और जो 10 वाले हैं उसको अलग लिख लेते हैं, 10 की पावर -11, और मल्टीप्लाई में ही लिखना है भाई सबको, इक्वल टू। अब क्या करना है आपको, देखो अब आपके ये जो पॉइंट्स वाले हैं वो अलग हो गए, और ये जो 10 की पावर्स वाले हैं ये अलग हो गए, तो इन दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे ना इसके लिए, देखो इसमें पॉइंट्स है, अब पॉइंट्स देखते हमें लगता है डर, तो भाई डर लगता है ना, तो एक काम करो, जितने भी पॉइंट्स है उसको हटा दो। क्या बोला मैंने, पॉइंट्स को हटा दो, सारे पॉइंट्स हटा दो, जैसा नंबर है वैसे लिख दो। 6 6 7 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि इसमें तो कोई पॉइंट है ही नहीं, और इसको लिखा 64 और इसको लिखा 64। क्या करा मैंने, सारे पॉइंट्स गायब कर दिए। अब मुझे ये देखना है कि कितने नंबर्स के बाद पॉइंट आ रखा है, जैसे यहाँ पे 1 2, तो 2 नंबर पीछे से देखना है, आगे से नहीं, पीछे से 2 के बाद पॉइंट आया है, तो नीचे मैं क्या करूंगा ना, 2 बार 10 लिख दूंगा, वो भी मल्टीप्लाई में। और अब देखो यहाँ पे इसमें एक बंदे के बाद पॉइंट आया है, तो मैं 10 लिख दूंगा, और यहां पे भी एक ही बंदे के बाद पॉइंट आया है, तो ऊपर भी मैं 10 लिख दूंगा। अब जो ये बॉक्स में था इसको मैंने पूरा इतना ओपन कर दिया, 10 इसके बाद, अब जो ये है इसको तो मैंने सॉल्व करा नहीं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, देखो अब मैं एक काम करता हूं, जो भी 10 की पावर -1 जो भी है ना उसको मैं सेव लिख देता हूं अभी। अब क्यों ऐसा कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, अब 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किया मैंने। अब आपको एक काम करना है, ये बात बताओ, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं और उसकी पावर 1 कर देता हूं, तो उसका मतलब क्या होता है, वही नंबर। इसका मतलब मैंने ये बोला कि अगर मैं 10 लिखूं या मैं 10 की पावर 1 लिखूं, बात तो वही है। तो यहाँ पे भी मैं 10 की पावर 1 कर सकता हूँ, यहाँ भी 10 की पावर 1, यहाँ भी 10 की पावर 1 कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, भाई मैं तो ऐसे कर रहा था ना, अंडे वालों को अलग ले रहा था, जो 0 वाले थे, जो 10 वाले थे उसको मैं अलग ले रहा था, बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनको तो मिक्स कर दिया। तो एक काम करते हैं ना यार, ये जो बॉक्स है इसको हटाओ जल्दी से। क्यों हटाओ, क्योंकि ये जो 10 वाले हैं ये तो इसके परिवार के हैं ना, मैंने बोला कि 10-10 वाले जो होते हैं वो सेम परिवार के होते हैं, तो इसको अलग ले लिया, नंबर्स हो गए अलग और 10 वाले हो गए अलग। अब इसको अलग से सॉल्व करना है और इसको अलग से करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 6 7 मल्टीप्लाई 6 64 मल्टीप्लाई 64, और ऊपर अब ध्यान से देखना, ये सारे के सारे बंदे मल्टीप्लाई में है, और नीचे भी सब मल्टीप्लाई में, ये भी तो मल्टीप्लाई ही हुआ ना, तो सब मल्टीप्लाई में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी मल्टीप्लाई में होता है और जो नीचे की जो बेस होती है वो सेम है, बेस यानी 10 10 10 10 सब में 10 है, तो हम करते ये है कि हम लिख देंगे 10 और जो पावर्स है उनको ऐड कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में, ये सब मल्टीप्लाई में है ना, इसीलिए तो पावर्स ऐड कर दो, 1 + 1 प्लस -11 प्लस 24, और नीचे भी ऐसा ही करना है आपको, 10 1 + 1 + 6 + 6 1 + 1 6 + 6। हाँ ये तो ऐसा का ऐसा ही चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है अभी। मल्टीप्लाई 6 और ये है 64 मल्टीप्लाई 64। अब भाई इसको सॉल्व करो, 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 में प्लस करना है -11 को, यानी कि माइनस करना है 11 को, 2 में से अगर 11 गए तो कितने बचे -9, और -9 में अगर 24 जोड़ा, -9 में अगर मैंने 24 ऐड किया, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 24 में से 9 माइनस करो तो कितना आएगा 15, तो ये हो गया 10 की पावर 15 अपॉन में 6 और 6 कितना हुआ 12 13 14, और ये हो गया 10 की पावर 14। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से सुनना अब फिर से। अब भाई हमारे पास कुछ नहीं बचा, 10 वाले जो थे ऊपर एक ही बचे हैं और नीचे एक ही बचा है,
तो अगर अब ये दोनों आ जाता है 10 वाले एक एक, तो हम करते ये है कि इसको ऊपर ले जाते हैं, यानी इसकी जो पावर है, देखो बेस सेम है, 10 और 10 दोनों में सेम है, तो 10 और 10 अगर सेम है तो भाई पावर ही तो अलग अलग है। तो अगर ऐसा होता है पावर अलग अलग होती है तो हम नीचे वाला जो होता है उसको ऊपर ले जाते हैं और माइनस में लिख देते हैं। यानी मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई इसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा, ये तो ऐसा ही है, मल्टीप्लाई 6 64 64, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, इसको तो छेड़ा ही नहीं। होगा ये कि ये 10 की पावर 15 तो रहेगा, माइनस में ये 14 तो है लेकिन वो ऊपर जाके -14 बन गया, -14। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो फिर कैसे होने वाला है भाई, इसको तो छेड़ ही नहीं रहा, ये तो अभी ऐसा ही रहने दो। 6 6 7 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 64 मल्टीप्लाई 64, और ऊपर क्या है 15 में से 14 गया तो कितने बचे 10 की पावर 1। क्या मैं उसको सिर्फ 10 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। अब देखो ये जो 10 है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो कर सकते हो आप डायरेक्ट, तो 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब इसके बाद आपको करना यह है कि इनको सबको सॉल्व कर देना है, यानी कि 667 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 667 को 60 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करो और फिर बाद में एक जीरो लगा देना एक्स्ट्रा। 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 6 6 36, 6 7 42, 6 6 36, 36 37 38 39 40, 4 आ गया, 6 6 36 40, तो ये आ गया 4002, 4002, और एक जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक जीरो था, उसको मैं मल्टीप्लाई जब मैं कर रहा था 6 से तो मैंने कंसिडर नहीं किया, तो एक जीरो लगा दिया। अब इसके बाद मुझे 64 को 64 से मल्टीप्लाई करना है, 64 मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 4 चौक 16, हाथ से लगाइए 6 चौक 24 25, 6 चौक 24 हाथ से लगा दो, 6 6 36 37 38, 6 9 10 और हाथ से लगाइए, तो ये आ गया 4096, 4096। अब देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 40 है और ये भी 40, सिर्फ आगे से देखो, ध्यान से देखना तो पता चलेगा। देखो इधर से भी 40 लग रहा है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इतने को भूल जाओ, तो ये भी 40 लग रहा है, ये भी 40 लग रहा है। तो यार कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 के टेबल में आएगा, बट 10 के टेबल में अगर आता, सोचना अगर 10 के टेबल में आता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके बाद जो जीरो लगा दूं अगर मैं, यानी कि 4096 के बाद जीरो लगा दूं, अगर मैं 10 से इसको 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ होता ऊपर तो ये जो है ऐसा आता, बट ये ऐसा तो है ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं कहीं ये कि 9 से मल्टीप्लाई हुआ हो, तो हम एक काम करते हैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4096 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होने पे तो आएगा नहीं, तो हमें 9 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि ये आ रहा है या इससे कम आ रहा है। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 9 6 54, 9 9 81, 81 और 5 86, जीरो और फिर ये आ गया 8, 9 चौक 36, तो ये आ रहा है 36,864, जबकि आना चाहिए था ये, तो ये तो आया नहीं। क्या आया 36,864, यानी कि अगर मैं 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करता तो ये आता, लेकिन मैंने 9 टाइम्स ही करा है, इसलिए मेरा आंसर 36,864 आया है, और ये उससे, ये वाला नंबर उससे कम है, उससे कम है। तो यानी कि ये जो है 4096 के टेबल में ये 9 टाइम्स बार में आ रहा है, इससे जो कम वाला नंबर है वो 9 टाइम्स में आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा 9। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 36,864 को इसमें से घटाऊंगा, भाई डिवाइड ऐसे करते हैं ना, तो 40,020 में से मैं ये घटाऊंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो 40,020, इसमें से मैं क्या घटाऊंगा 36,864। अब आपको लग रहा होगा ये मेथड बहुत बड़ा है, तो भाई एक बात बताओ, जब साइकिल भी चलाना सीख रहे थे तो यहां से यहां तक चलाने में भी कम से कम 10 मिनट लग जाता था पहली बार में, बट प्रैक्टिस के साथ साथ आपने ऐसा करना शुरू किया कि नहीं, तो वही मैं बता रहा हूं। अब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो 2 इधर गया तो ये 10 बन गया, 10 में से 4 गए तो 6, फिर ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 चले जाएंगे, 11 में से 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और ये 9 हो गया, 1 बचा, ये भी 9 हो गया, तो ये कितना बचा, ये बचा 9 में से 6 गए तो 3, तो हमारा आंसर आया 3156। 3156 जो है पर वो तो 4096 के टेबल में आता ही नहीं है। अगर मैं इसके आगे जो
3156 है, इसके अगर मैं 0 लगा दूं तब मेरा ये 4096 के टेबल में आने लगेगा। अब ये मत सोचना कि 4096 का टेबल कैसे करें, बड़ा आसान है। देखो अगर तो अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो आप ऐसे बोलोगे कि ये 4002 है, अगर ये 4096 ऐसे होता, 0 को साइड करते तो ये लगभग 1 आ जाता, कट जाता, तो आप बोलते 10 आंसर है। अप्रोक्सीमेशन तो ठीक है, उस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर ये देखें तो ये 8 बार में आता है और मैंने पॉइंट लगाऊंगा क्योंकि मैंने 0 लगाया, तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। और जो हमने यहाँ पे मेहनत करी है, इस तरफ जो भी इतनी सारी चीजें करी है, यही है हमारा सी। हमने सीखा था ना GFC मेथड, तो उसमें सी का मतलब क्या है भाई? सी का मतलब है कैलकुलेशन। भाई कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आप अगर पूरा सवाल देखो पीछे जा करके, हमें समझने में इतना टाइम नहीं लगा है, हमें कैलकुलेशंस में ज्यादा टाइम लगा है। और यहीं पे आती है हमारी बोनस टिप, जो है प्रैक्टिस मत करो। प्रैक्टिस तो एवरेज स्टूडेंट और बैक बेंचर्स भी करते हैं, बट वो प्रैक्टिस को राइट डायरेक्शन में नहीं करते। तो आपको प्रैक्टिस करनी है इन द राइट डायरेक्शन, और वो राइट डायरेक्शन क्या होती है मैंने इस वीडियो में बता ही दिया है आपको। तो अब YouTube को बंद करो और जाकर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको राइट डायरेक्शन मिल चुकी है। और एक और चीज याद रखना कि क्वेश्चन जितने करोगे उतने ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे आपके, और मार्क्स जैसे जैसे इंक्रीज होंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आपको कैलकुलेशन में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो इस वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट रखते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए कंप्लीट सीरीज लेकर के आऊंगा, जिससे आपको और भी हेल्प हो सकेगी। वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को किसी एक स्टूडेंट तक जरूर शेयर करना, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए और वो आपको थैंक यू बोले।